तो मैं सभी विद्यार्थियों की माफ़ी चाहता हूँ। आज टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ी देर से हमने शुरुआत की। और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी फॉर रोग भीषक द्वितीय विमान अध्याय। चरक संहिता एक चिकित्सा विषय के बारे में अप्रतिम ग्रंथ है, ये मैंने बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी ने इसको अधोरेखित किया है। और विशेषतः विमान स्थान का महत्व इसमें जो है, दोष भेषजादि अनेन विशेषण मीयते ज्ञायते दोष भेषजादि अनेन इति विमानम। तो कल हमने इस अंतिम अध्याय जो विमान स्थान का 8वां है, रोग भीषक द्वितीय विमान अध्याय, उसकी शुरुआत की थी। तो उसको हम आगे ले जाएंगे। तो जिसे हम आज इंडक्शन ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स कहते हैं, तो संहिता काल में उसकी शुरुआत किस पद्धति से होती थी, ऐसे अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको हम समझेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और आज भी हम इसका अनुशीलन जो है वो कुछ अंश में कर सकते हैं आदर्शवत रूप में, क्योंकि इससे जो है वह हमें पारलौकिक ज्ञान जो है आयुर्वेद का, वह ग्रहण करने में शक्ति प्रदान जरूर करेगा, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो श्लोक क्रमांक 9 और 10 में आचार्य द्वारा शिष्य को आदेश दिया है। वह आदेश इस गद्यमय श्लोक में एवं विधम अध्ययनार्थिनम इत्यादि श्लोक के द्वारा विदित है। तो शिष्य अध्ययन हेतु जब आचार्य की सेवा में उपस्थित होता है, तब आचार्य शिष्य को आदेश क्या देना चाहिए उन्होंने वह बताया है। उद्गयने शुक्ल पक्षे प्रशस्ते अहनि तिष्य, इस पद्धति से इस श्लोक में बताया। वह तिष्य यानी पुष्य नक्षत्र है, अश्वयुग यानी अश्विनी नक्षत्र, ऐसा हम देखेंगे। उसका अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में प्रशस्त दिन, पुष्य हस्त श्रावण श्रवण अश्विनी, इनमें से किसी एक नक्षत्र में कल्याणकारक भगवान चंद्रमा जो है, उसके योग से शुभोत्पादक करण मैत्रेय मुहूर्त में और मुंडन करा के उपवास करके व्रतोपरांत या कोई विशिष्ट व्रत है अध्ययन विधि के लिए, अध्ययन अध्यापन विधि की शुरुआत प्रारंभ करने के लिए, उसका यहाँ पे विधि विधान बताया है, वैदिक विधि से बताया। अब देखिए, चंद्रमा का यहाँ पे उल्लेख आता है, और चंद्रमा जो है वह सभी वनौषधियों को बल या वीर्य प्रदान करता है, यह अपने शास्त्र में बताया है। अब ये जो डिटेल्स है पूजा की, हवन सामग्री और जो भी आवश्यक चीजें हैं उनको इकट्ठा करने के लिए कहा है। उसमें सुगंधित द्रव्य है, विविध समिधाएं है, अग्नि है, लेप द्रव्य है, माला, हार, स्वर्ण आभूषण इत्यादि, रेशमी वस्त्र, इन सभी का संकलन करने के लिए कहा है। और आचार्य जो है वो शिष्य को आदेश देते हैं, स तथा कुर्यात। और ये स तथा कुर्यात जो 10वां श्लोक है, उसमें वह जो शिष्य है जिसको आदेश प्राप्त हुआ है, वह ऐसा ही करे, यानी उसको एज इट इज उस शिष्य ने जो है वो फॉलो करना चाहिए। अब आपके सामने इस पीपीटी में कुछ चित्र आपके सामने है। आज भी दक्षिण भारत के कुछ महाविद्यालयों में जो बीएमएस ग्रेजुएशन कोर्स की शुरुआत होती है, इनिशिएशन होती है, तब यह विधि की जाती है। तो उसमें से कुछ ऑनलाइन जो फोटो उपलब्ध हुए मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर किया। तो इसका उद्देश्य यह है आपको बताना कि एक प्रकार से तन, मन और आत्मा, इन तीनों को ही घटक जो है वो एकत्रित करके अपने अध्ययन विधि का प्रारंभ करने के लिए यह हमें प्रेरित करता है। तो आज अगर हम समझें तो ये जो एकेडमिक ईयर के अभी प्रारंभ हुआ है फर्स्ट ईयर बीएमएस का, तो उस कोर्स के लिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उन्होंने ये कुछ बातें शेयर की है कि ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम 15 डेज का उन्होंने प्रस्ताव रखा है और उसको अभी फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट्स जो है उसको पूरे 5.5 साल तक उसने क्या करना है, विविध विषयों का परिचय, विविध केवल विषयों का परिचय नहीं, डिफरेंट विजिट्स है, उसमें कुछ लर्निंग स्किल्स, पेडागॉगी रिलेटेड भी विषय वस्तु आई है, और बहुत ही अच्छा वह ओरिएंटेशन प्रोग्राम उसका सिलेक्शन किया है और उसको सीसैम के द्वारा और उनके आदेश के द्वारा अन्य सभी महाविद्यालयों में, आयुर्वेद महाविद्यालयों में उसका अभी प्रारंभ हो चुका है।
बहुत सारे महाविद्यालयों में वो चालू है और कुछ महाविद्यालयों में प्रारंभ ऑनलाइन होने वाला है। तो इसी का स्वरूप में मैं ये अध्याय को आपको जोड़ रहा हूँ। तो आज के काल के अनुसार उसको ढाला गया है ट्रांजिशनल करिकुलम फॉर आयुर्वेदा इस 15 डेज के प्रोग्राम के द्वारा। तो इस अध्याय को इस दृष्टि से भी हम समझें। तो ये उसका अंग्रेजी अनुवाद है, द स्टूडेंट शुड फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिसेप्टर। आचार्य के जो सूचनाएं हैं उनका आदेश है वस्तुओं का संकलन करना, व्रत इत्यादि रखना, इसको फॉलो करना है। ठीक है, उसके आगे जो श्लोक आता है श्लोक क्रमांक 12, और उसमें विशेषता है तम उपस्थितम आज्ञाय। तो इसका अनुवाद देखेंगे, इस प्रकार शिष्य जो है वह सभी सामग्रियों को एकत्रित करके समतल पवित्र भूमि में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक वेदिका बनाए, और वेदिका का वहां मेजरमेंट दिया है 4 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा, और फिर उसको गोमय से उसको अच्छी तरीके से उसकी पुताई करके फिर उसमें कुश बिछाकर उसके चारों ओर जो विविध सामग्रियां हैं उसको रखना चाहिए, और फिर पूर्वाभिमुख होकर देवताओं का आवाहन करने के लिए कहा है। विशेषतः ब्रह्मा, अग्नि, धन्वंतरी, प्रजापति, अश्विनी, इंद्र, ऋषि और अन्य जो भी हमारे सूत्रकार है, जैसे भगवान पुनर्वसु अत्रेय है, धन्वंतरी के बाद फिर महर्षि चरकाचार्य है, सुश्रुताचार्य है, या फिर कश्यपाचार्य है, इन सभी का जो है हमने आवाहन करना चाहिए और अभिमंत्रित होकर आशीर्वाद युक्त मंत्रों के द्वारा स्वाहा करते हुए घृत और मधु का 3-3 बार अग्नि में हमने हवन करना है। अब देखिए, ये जो सभी विषय है कभी कभी हमें हास्यास्पद भी लग सकता है, जैसा अभी किसी का माइक ऑन था और वो शायद इस विषय में हंस रहा था या किसी और में, मुझे पता नहीं, लेकिन ये हास्यास्पद आपको लग सकती है विद्या। हमने पहले ही जाना था कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में गुरुकुल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड वेरी डोमिनेंटली, और गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन विधि जो प्रचलित थी उसी विधा के अनुसार यह सब विधि वर्णित है। जिसको इनके कुछ अनावश्यक भाग लग सकते हैं वो इस पे ऊपर ध्यान ना दे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन कुछ जो रुचिवान, या इसको पारलौकिक नहीं कहूँगा, लेकिन उसका जरूर साइकोलॉजिकल और उसको कंसंट्रेशन बनाने के लिए इस विधा का जरूर उपयोग हो सकता है, ऐसा अपना मेरा खुद का मानना है। ठीक है, तो इस पे कोई हंसे तो मुझे अचरज नहीं होगा। मेरे अध्ययन काल में 94-95 में भी मेरे कुछ साथी थे, इसके ऊपर ऐसे श्लोकों के ऊपर या वर्णनों के ऊपर बहुत सारे हंसते थे। तो हम जो विषय वस्तु ना समझ सके उसको हमने यानी उसको क्या, ये उपयुक्त वर्णन नहीं है ऐसा कहना, या उसके बारे में अपशब्दों का भी बहुत बार वर्णन या उपयोग किया जाता है, वो ठीक नहीं है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। अब देखिए, शिष्यों को क्या करना चाहिए, तो ये उस विधा है कि अग्नि के द्वारा जो है ये संपर्क जो है हवि जो है हविर्भाग देवताओं की ओर जाता था। तो ये वेद विधान का या वैदिक विधि की कर्मकांड पद्धतियां है। अब देखिए, आचार्य द्वारा शिष्य को क्या शिक्षा वहां पे मिलती है, तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेडिकल स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल। तो कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स इसके जो है उसके ओर हम ध्यान देंगे। तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा श्लोक है गद्यमय, तो इसको हम समझेंगे। इसके बाद अग्नि, ब्राह्मण, वैद्य के सम्मुख शिष्य को यह शिक्षा देनी चाहिए, उसको बताएं क्या क्या देने चाहिए। ब्रह्मचारी रहे, श्मश्रुधारी रहकर सत्यवादी रहे, मांस का भक्षण ना करे, यानी शाकाहार जो है वो सात्विक गुणों की प्रवृत्ति होता है, उससे ज्ञान ग्रहण अच्छी तरीके से होता है, इसलिए ये उपदेश जरूर होगा। मेद्य द्रव्यों का सेवन करें, अन्य की वृद्धि को देखकर दुखी न हो, शस्त्र न धारण करें, मेरे द्वारा यानी आचार्य के द्वारा तुम्हारा कोई भी अहित नहीं होगा, मेरे वचन का पालन करते हुए, परंतु मेरे कहने पर जिससे राजा का विरोध ना हो, प्राण का भय ना हो, अधर्म हो, अनर्थ के कारणभूत वचनों का पालन नहीं करे। अब देखिए, ये आचार्य अपने शिष्य को बता रहे हैं, ठीक है, मुझको अर्पित करके हुए, प्रधान मानते हुए, मेरे अधीन रहकर मेरा हित प्रिय
हो वही आप करोगे, हमेशा इसी प्रकार आप जो है अनुसरण करोगे। तो देखिए, गुरु को संपूर्णतः आचार्य को शरणार्थी होने के लिए, शिष्य को शरणार्थी होने के लिए आचार्य आदेश देते हैं या उसको सूचना करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, देखिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपने कहीं सुभाषित सुना होगा, और कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य है, ऐसे अपनी भारतीय संस्कृति है। तो इस संस्कृति में जो आपको पूर्णतः एक विषय में प्रवीण करने वाला आचार्य होगा, वही आपको अष्टांग आयुर्वेद का सभी अध्ययन अध्यापन कराता था। तो ऐसे आचार्य ने ऐसे वचन कहना कुछ भी उसमें गलत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। अब उसी के ऊपर जो तत्प्रचारी शौंडाह इत्यादि शुक्लम इव शुक्लम, तो उसने वेश कैसा धारण करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, मांसाहार का भक्षण नहीं करना है, इत्यादि कुछ सूचनाएं जो है, जिसको ठीक लगे आज वह अनुसरण कर सकता है। क्योंकि अब जो ऐसा काल है तो जिसे हम बहुत सारी चीजों को अनावश्यक समझते हैं, और कुछ काल बाद हमारे लालन पालन करने वाले हमारे खुद के माता पिता भी है, उनके भी आदेश जो है वो हम दुर्लक्षित करते हैं। ऐसा आज के कलयुग का प्रभाव है। तो उसमें कोई अचरज नहीं अगर किसी को या कोई विद्यार्थी किसी आचार्य का अवमान करता है या उसके उपदेशों को नहीं सुनता है, तो ये कलयुग की महिमा है। तो लेकिन उनमें से भी कुछ विद्यार्थी ऐसे जरूर हैं जो अपने जीवन को उससे प्रभावित करेंगे और उसको आदेश मानकर, अपने लिए हितकर मानकर आगे चलेंगे। चलिए 14वें श्लोक की ओर चलते हैं। इसमें साक्षात अध्यापन विधि उक्ता है। तो अध्यापन विधि यहाँ पे विस्तार से बताई है, मेथड ऑफ टीचिंग आप उसके परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले श्लोक जो है वो आता है, न चैव ही अस्ति सुतरम आयुर्वेदस्य पारम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आयुर्वेद का ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और इसलिए ये ज्ञान जो है वो अमर्यादित है। इसको हम सागर जैसा थांग होता है, जिसका थांग या पता किसी को नहीं लगता, और जो न कोई संपूर्ण था उसको जान सकता है, वैसे ही आयुर्वेद शास्त्र है। अतः प्रमाद रहित होकर, यानी प्रज्ञापराध न हो, ऐसी स्थिति में अध्ययन में हमेशा लगे रहना चाहिए, और यही जो है वह कार्य है। तस्मात् अप्रमत्ताः शश्वत अभियोगम अस्मिन् गच्छे। तो पुनः दूसरे की निंदा न करते हुए शत्रु के भी आचरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, इसलिए आयुर्वेद जो है वो केवल और केवल ट्रीटमेंट साइंस नहीं है, केवल व्याधि की चिकित्सा का शास्त्र नहीं है, अपितु वह एक जीवन शैली भी है। तो शत्रु से भी उसके आचरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा उन्हें मार्गदर्शन चरकाचार्य करते हैं। बुद्धिमान लोगों के लिए जो प्रशस्त श्लोक है, देखिए, कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताम आचार्याः शत्रु च अबुद्धिमताम। तो अगर हम खुद को बुद्धिमान मानते हैं तो जो भी है, मैं छोड़ के बाकी जो भी जीव है, वस्तु है, या फिर निरिंद्रिय वस्तुएं भी है, पदार्थ है, वह मेरे लिए क्या है, आचार्य है, वो मेरे लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। और अबुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो है वो सभी लोग, वो मूर्ख जो है उसके लिए शत्रु है। इसीलिए हम बुद्धिमान पुरुष जो है वो शत्रु के भी आचरण से शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या नहीं करना चाहिए वह हमें शत्रु सिखाता है, या शत्रु में भी कुछ अच्छे गुण होते हैं, उनको हम जानने का या उसका अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। अतः बुद्धिमान जो है वो सभी विषयों का उचित विचार करके, अगर शत्रु भी है तो उसके धन्य, यश का, आयुर्वर्धक, पौष्टिक, संस्कार, सांसारिक, लोक रहित उपदेश जो है उसको आप सुनकर उसका आचरण करें। वो खुद शायद आचरण न करता हो शत्रु, लेकिन वह अगर अच्छा उपदेश कर रहा है तो उसका जरूर आचरण करना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद गुरु ने शिष्य को क्या कहना चाहिए वो बताते हैं। देवता, अग्नि, द्विज यानी ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध पुरुष, आचार्य, इनके साथ नित्य अच्छा व्यवहार करें। उनके साथ उचित व्यवहार करने से क्या होगा, कल्याणकारक घटनाएं घटेंगी,
हमारे जीवन का कल्याण होगा। ठीक है, तो ये जो बातें हैं तो ये हम उसको कोड ऑफ कंडक्ट कहेंगे। तो अच्छा बर्ताव समाज में अपने सहपाठियों के साथ, अपने अन्य आचार्यों के साथ करना चाहिए। इसका हमें विस्तार से मार्गदर्शन इस अध्याय में, विशेषतः इस 14वें श्लोक में अध्यापन विधि के बारे में बोल। देखिए, ऐसा आचार्य के कहने पर शिष्य को भी ऐसा ही बोलना चाहिए, यानी मैं इस आपके उपदेश का अनुसरण करूंगा। एवं ब्रुवती च आचार्य शिष्याः तथा इति ब्रूयात्। यानी जो शिष्य जो है उन्होंने गुरु के आदेश का यथावत या शब्दशः पालन जो है वो करना चाहिए। देखिए, इसके बाद जैसा उपदेश दिया गया है उस प्रकार के आचरण करके वाला शिष्य जो है अध्यापन के योग्य होता है। योग्य छात्र को पढ़ाते हुए आचार्य निर्दिष्ट अध्यापन के फलों एवं अन्य फलों जो नहीं बताए हैं श्रेयस्कर गुणों से शिष्य एवं स्वयं को वह युक्त करता है। इस प्रकार अध्यापन विधि जो है उसका यहाँ पे मार्गदर्शन आया है, या अध्यापन विधि उक्ताः, यानी उसका उल्लेख किया गया है। वह अध्यापन विधि इस प्रकार से हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में बताई। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण विषय आता है वह है संभाषा विधि। देखिए, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, हमारी संहिता के जो भी सूत्र है, जो भी श्लोकार्ध है, श्लोक है, वह मंत्रवत है। यानी उसका उपयोग जो है वह न केवल व्यवहार के लिए है लेकिन परलोक प्राप्ति के लिए भी वह उपयुक्त है। तो अपना आचरण जो है वो समाज की धर्म की रक्षा के लिए, धारयन्ति इति धर्मः, जो धारण करता है वह धर्म। मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस दृष्टि से समाज का धारण की व्यवस्था हेतु हमारा जो कर्तव्य है, चिकित्सक आगे जाके हम बनने वाले हैं, तो हमने क्या करना चाहिए, इस दृष्टि से अभी तक जो बातें आई है वह भी महत्वपूर्ण है। और ये तो व्यवहार में हम विद्यार्थियों को, यानी हम एकेडमिक करियर करेंगे, रिसर्च में हम हमें जो सिद्धांत हमने सिद्ध किए हैं उसको औरों को बताएंगे, उसके डिबेट होंगे। तो उसके लिए शास्त्रीय चर्चा कैसे होनी चाहिए, डिस्कशन कैसे होने चाहिए मीटिंग्स में, हम हमारा पक्ष पूर्व पक्ष कैसे रखें, अगर कोई उसका खंडन करता है तो उसको शास्त्रीय पद्धति से, या उसको भी यह गलत है यह जान पाए इस पद्धति से कैसे बताए, तो यह हमें संभाषा विधि में बता। न केवल हम बोलेंगे कि एकेडमिक सेक्शन या रिसर्च फील्ड में इसका उपयोग है, किंतु अपने रोजमर्रा की जिंदगी में चिकित्सा व्यवसाय में भी संभाषण रुग्ण के साथ करना है, या किसी रुग्ण के रिलेटिव्स के साथ करना है, तो भी हमें ये सभी चीजें जो है वह महत्वपूर्ण है। तो संभाषा विधि को हम फिर से एक बार डिटेल में इस अध्याय में जानेंगे। अब देखिए, ये संभाषा विधि और उसके प्रकार ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आता है। तो यदि गद्यमय बहुत सारे लंबे आपको ये श्लोक लगेंगे, फिर भी आप इसके नोट्स बना के, जैसे अभी यहाँ पे कुछ कुछ पीपीटीज में मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाने का प्रयास किया है, तो वैसे आप ध्यान में रखेंगे तो इसका जरूर आपको उपयोग होगा। तो मेथड ऑफ कंडक्टिंग डिस्कशन इन सेमिनार्स एंड सिंपोजिया ऑफ एक्सपर्ट्स। तो संभाषा विधिमत ऊर्ध्वम व्याख्यास्यामः बीशक बीशजा सह संभाषे। इससे पूर्व एक जगह जो है वो संभाषा शब्द का प्रयोग आया था इसे अध्याय में, लेकिन उसकी विधि जो है उसकी व्याख्या बताते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण इंडिकेशन या बात बताते हैं, पॉइंट बताते हैं, भीषक भीषजा सह संभाषे, यानी चिकित्सक को चिकित्सक के साथ वार्तालाप या डिस्कशन करना चाहिए। अब देखिए, ज्ञान के अगर जो बैकग्राउंड है, नॉलेज बैकग्राउंड है, वो अगर सिमिलर रहेगा तो ही वह व्यक्ति आपकी बात समझ पाएगा। अगर कोई एलोपैथी से सीखा हुआ पूरा आपका डॉक्टर मित्र है कोई, या विद्यार्थी है एमबीबीएस कोर्स में करने वाला, तो वह आपकी भाषा जो है पदार्थ विज्ञान हो या पंचमहाभूत हो वो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए ज्ञान की तल जो है वह ज्ञान की भूमि समतल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो ही वह अपना पक्ष रख पाएगा, आप उसको समझा पाएंगे। तो चिकित्सक को चिकित्सक के साथ, यानी
नॉलेज बैकग्राउंड जो है वो सिमिलर होने चाहिए, ऐसे ही व्यक्ति के साथ संभाषा करनी चाहिए। जिस विषय का जो ज्ञाता है उसको विषय विषय के विद्वान के साथ वाद विवाद करना चाहिए, और ऐसा वाद विवाद जो है वो ज्ञान वृद्धि में कारण एवं आनंददायक होता है और ज्ञान में आपके कुशलता प्राप्त होती है। व्यक्ति के अंदर अपने विषय को स्पष्ट व्यक्त रखने की क्षमता उत्पन्न होती है। अब संभाषा विधि के लाभ यहाँ पे बताते हैं। संभाषा क्यों करनी चाहिए, क्यों कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना चाहिए, क्यों सेमिनार जाना चाहिए, क्यों उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। तो देखिए ये उसके लाभ बताते हैं, संभाषा विधि के लाभ बताते हैं। तो वह ज्ञान वृद्धि करती है, सबसे पहले ज्ञान में कुशलता प्राप्त कराती है, ठीक है, और अपने विषय को स्पष्ट यानी दूसरों को समझाने की क्षमता उत्पन्न करती है। संभाषा यश प्रदान करने वाली होती है। पूर्व सुने हुए यानी पहले से आपने कहा शायद यह अध्याय पढ़ा होगा, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ चर्चा जिसकी हम कर रहे हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन पुनः आप उस विषय को सुने तो संदेह युक्त जो विषय है वह पुनः सुनने के कारण आशंका का निराकरण हो जाता है। या फिर सुने हुए या पढ़े हुए विषय जो संदेह रहित है, फिर भी अगर वो आप संभाषा परिषद में सुने तो उसके प्रयोग से आपका ज्ञान जो है, निश्चयात्मक बुद्धि आपकी उत्पन्न होती है, यानी उस ज्ञान का ऊपर आपका विश्वास जो है वह दृढ़ होता है, वह बढ़ता है। संभाषा में बिना अध्ययन एवं बिना श्रवण किए विषय भी सुनने को मिलते हैं। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं, जैसे अभी हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, शायद इस अध्याय तक आप पहुंच भी नहीं पाते या आप उसके पन्ने जो है उलट देंगे, लेकिन अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम से हम अगर सुन रहे हैं तो ऐसा कुछ विषय है तो ये तो कम से कम आपको पता चलेगा। इसीलिए मैं आपको आग्रह करता हूं कि सभी विद्यार्थियों ने जो है वो जुड़ना चाहिए। हालांकि आज थोड़ी संख्या अच्छी है, शायद दोपहर में हम लेक्चर लेते हैं तब विद्यार्थी सोए हुए होते हैं, आज जगे हुए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आगे चलते हैं। तो संभाषा में बिना अध्ययन बिना श्रवण किए हुए विषय भी हमें सुनने को मिलते हैं। ऐसा विषय जिनके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, ऐसे विषय भी प्रकाश में आते हैं। गुह्य विषय यानी कोई बहुत सीक्रेट सब्जेक्ट्स होते हैं जिसे बहुत ही सेवा के द्वारा हम कोई आचार्य या कोई वैद्य जो है वह आपको बताएगा, लेकिन डिबेट में या कॉन्फ्रेंस में वह अपने अनुभव की पूरी पूंजी जो है वो खोल देता है और आपको बहुत आसानी से, क्योंकि उसको अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना होता है, उसको अपना विषय सबसे अच्छा व्याख्यान उसका हुआ है ऐसा उसको प्रदर्शन किया होता है, इसलिए विजय के उल्लास के कारण वह जो है अपनी सभी बातें सामने रख देता है। बिना परिश्रम के शिष्य को यह सह रहस्य जो है वह शीघ्र ही प्राप्त करता है। इसीलिए तद्विद्य संभाषा यानी समान विद्वानों के साथ जो संभाषा है उसको क्या कहा है, प्रशंसन्ति कुशलाः। तो तद्विद्य संभाषा जिसे संधाय संभाषा भी कहते हैं, यानी अच्छे प्रकार से की जाने वाली, उसके दो प्रकार आगे हम देखने वाले हैं। तो कुशल वैद्य यानी अच्छे वैद्य उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो ये संभाषा विधि के दो टाइप्स हैं। तो टू टाइप्स ऑफ डिस्कशन। द्विविधा तो खलु तद्विद्य संभाषा भवति, संधाय संभाषा विगृह्य संभाषा च। हमेशा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है। तो दो प्रकार होते हैं संभाषा के, तद्विद्य संभाषा या संभाषा के दो प्रकार होते हैं, संधाय संभाषा और विगृह्य संभाषा। तो संधाय संभाषा यानी फ्रेंडली डिस्कशन और विगृह्य संभाषा यानी होस्टाइल डिस्कशन, ठीक है। तो हमें हमेशा संधाय संभाषा जिसकी प्रशंसा करते हैं सभी वह करनी चाहिए, और विगृह्य संभाषा से हमने बचना चाहिए, वह नहीं करनी चाहिए, उसमें हमने पार्टिसिपेशन नहीं करना है। तो पहला जो प्रकार है संधाय संभाषा फ्रेंडली डिस्कशन, उसको 17वें श्लोक में आचार्य चरकाचार्य विस्तार से वर्णित करते हैं। तो तत्र ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति संपन्नेन अकोपनेन अनुपस्कृत विद्येन इत्यादि। तो फ्रेंडली डिस्कशन जो है इसको अनुलोम संभाषा भी कहते हैं। तो कभी कभी जो आपको ऐसे क्यों पूछा जाएगा, वो संधाय संभाषा यह प्रचलित शब्द है, इसलिए ऐसा न पूछते हुए कोई अध्यापक या पेपर सेटर जो है
वो आपको अनुलोम संभाषा ऐसे करके पूछेगा। और अनुलोम संभाषा क्या है, हमने तो देखा ही नहीं है, ऐसा कभी आपको लग सकता है। तो संधाय संभाषा का ही सिनोनिम अनुलोम संभाषा है। तो उसको जानेंगे। ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन की शक्ति से युक्त, क्रोध रहित, जिसका ज्ञान दोष रहित हो, निंदा रहित हो, विनय संपन्न हो, दूसरों को अपनी विनम्रता से प्रभावित करने वाले, दुख को सहने वाले तथा प्रिय बोलने वाले के साथ संधाय संभाषा करनी चाहिए। किसके साथ संधाय संभाषा करें, उसके कैरेक्टर्स यहाँ पे बताए हैं। इन व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करते हुए जो कुछ भी कहा जाए विश्वास के साथ कहना चाहिए, प्रश्न भी संकोच रहित होकर पूछने चाहिए। अगर विश्वस्त विपक्षी आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर भी आपने स्पष्ट, विशद यानी विस्तार से और अर्थपूर्ण देना चाहिए। पराजित होने के भय से उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बात कुछ व्यक्तियों को ठीक नहीं लगती या आपका अगर कोई मुद्दा गलत सिद्ध होता है तो उससे आपने चिढ़ना नहीं है, आपने क्रोध नहीं करना है। प्रतिपक्षी को पराजित करके हर्ष भी नहीं होना चाहिए, उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। अन्य से कहना भी नहीं चाहिए, अर्थात प्रतिपक्षी को मैंने पराजित कर दिया है, इस बात को दूसरे से कहना भी नहीं चाहिए। देखिए, आपने मित्रतापूर्ण व्यवहार जो है वह डिबेट में होना चाहिए, यह उसको विस्तार से बताता है। जो विषय प्रतिपक्षी को अज्ञात है उसका वर्णन भी नहीं करना चाहिए तथा अपने पक्ष को विनय पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। अपने गुणों के संरक्षण में हमेशा सावधान रहे। और इसी को लास्ट में देखिए, इति अनुलोम संभाषा विधि, यहाँ पे संधाय संभाषा को ही अनुलोम संभाषा ऐसा शब्द आया है। तो पोलाइट जो है वो आपने आपका नेचर रखना है। दिस इज द मेथड ऑफ फ्रेंडली डिस्कशन। दूसरा जो है वह प्रकार है विगृह्य संभाषा यानी होस्टाइल डिस्कशन। तो ये जो है इसको हमने टालना चाहिए। देखिए क्या है उसमें, 18वां जो श्लोक है वहां पे हमें यह विगृह्य संभाषा विधि देखने को मिलती है। और वहां पे स्वयं को ज्ञान विज्ञान के श्रेष्ठ समझते हुए कम ज्ञान वाले व्यक्ति भी विगृह्य संभाषा में वार्तालाप करते हैं। संभाषा से पूर्व ही अपने या प्रतिपक्ष के ज्ञान विज्ञान में कौन श्रेष्ठ है, इस हेतु वाद विवाद से पूर्व वह परीक्षा करनी चाहिए, जिससे वादी के गुण दोषों का ज्ञान हो जाए। इसके बाद पर, अवर यानी श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ ऐसी परीक्षा जो है वह आपने करनी चाहिए। अब देखिए उसके पश्चात परिषद की विशेषता अर्थात उनमें सम्मिलित सदस्यों की परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सम्यक परीक्षा ही बुद्धिमानों को समय से कार्य की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति की सफलता देती है। अर्थात काल का प्रारंभ किस समय करना अनुकूल रहेगा और नहीं रहेगा, इसलिए कुशल लोगों हमेशा परीक्षा की प्रशंसा करते हैं। या उस डिबेट में आपने पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, उसके पूर्व आपने परीक्षण करना चाहिए। परीक्षा करते समय हीन व श्रेष्ठ जो जल्पक है उसको श्रेष्ठ एवं दोषयुक्त उसके गुणों की विशेष परीक्षा करनी चाहिए। जैसे यथा शास्त्रों का अच्छा ज्ञान, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, उसकी धारण शक्ति, स्मरण शक्ति, वचन शक्ति, यह श्रेष्ठ जल्पक के गुण है। यानी जो अच्छा डिबेट करने वाला है वह जल्पक गुणान श्रेयस्करान। तो ये डिबेट करने वाले व्यक्ति के गुण यहाँ पे बताते हैं। ठीक है। तो क्रोधी होना, पांडित्य न होना, भयभीत होना, कहीं बात जो है उसका विस्मरण हो जाना, असावधान रहना, यह हीन गुण वाले जल्पक के दोष है। यानी वह डिबेट करने वाला व्यक्ति जो है उसके गुण जो है वो हीन गुण है। इसलिए हमने जो पर अपर या पर अवर इस पद्धति से इसको जानना है। तो इस प्रकार विगृह्य संभाषा जो है इसको हम मराठी में तंटा, मराठी में हम उसको भांडन बोलते हैं। हाँ? तो यह है वाद घालने। तो विगृह्य संभाषा हमेशा उसका उस स्वरूप होता है।
अब देखिए, अपना जो विपक्षी है या प्रतिपक्षी व्यक्ति है, अपोनेंट है, उसके 3 प्रकार होते हैं। तो उसको 19वें श्लोक में बताया है, तत्र त्रिविधाः पराः संपद्यते प्रवराः प्रत्यवराः समो वा गुण विनिक्षेपतः न तु एव कार्ष्णेन। तो यहाँ पे प्रतिपक्षी के जो 3 भेद किए हैं, प्रवर, अवर, सम, ये विशेषतः संपूर्णता की दृष्टि से न होकर गुणानुसार किए हैं। यानी किसी में बहुत सभी गुण समन्वित है या श्रेष्ठ गुण है तो उसको प्रवर कहेंगे। अपने से न्यून गुणों वाला है तो उसको अवर कहेंगे यानी कनिष्ठ कहेंगे। और सम यानी अपने बराबर अर्थात पक्ष एवं विपक्ष समान गुण वाला है तो उसको सम कहेंगे। तो ये हो गए अपोनेंट यानी प्रतिपक्षी के 3 प्रकार या कैटेगरीज। अब यहां से आगे परिषद यानी जिसे सेमिनार या सिंपोजियम आज के काल में कहा जाता है, आज के समय में कहा जाता है, तो उसके प्रकार यहाँ पे बताए हैं, उनको देखेंगे और आज का लेक्चर हम यहाँ पे रोकेंगे, फिर प्रश्नोत्तर के लिए जुड़ेंगे। प्रतिपक्षी जो है उसके भेद देखने के बाद परिषद के भेद, स एव द्विविधा सती त्रिविधा पुनः अनेन कारण विभागेन। तो विशेषतः परिषद के 2 भेद होते हैं मुख्यतः, ज्ञानवती और मूढ़। ज्ञानवती परिषद यानी जिसमें विद्वान भाग लेते हैं, और मूढ़ परिषद जो है उसका यानी जिसमें मूर्ख भाग लेते हैं, ऐसा हम आसानी से कह सकते हैं। लेकिन उसके 3 उप प्रकार है, सुहृद परिषद, उदासीन परिषद, प्रतिनिविष्ट परिषद। ठीक है, तो इसको विस्तार से हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहीं पे अपने व्याख्यान को रोकते हैं, क्योंकि बाद में मुझे फिर वो जो मैंने आपको बताया ट्रांजिशनल करिकुलम, उसका भी एक लेक्चर DY पाटिल यूनिवर्सिटी का जो पुणे का आयुर्वेद कॉलेज है उसमें है। इसीलिए मैं इस व्याख्यान को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और प्रश्नोत्तर अगर है